वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 22 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो या स्टेट गवर्नमेंट के, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट कौन-कौन से न्यूज़ को कवर करता है दैनिक जागरण, उस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दीजिए और सुझाव भी दे सकते हैं। युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है। ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो बहुत से टेस्ट आपको अवेलेबल यहाँ पर लो प्राइस पर है। साथ ही साथ फ्री मटेरियल आपको अवेलेबल है और आपको टारगेट बैच के संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ आप दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से संबंधित पैकेज को भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है और जो भी आपको आंसर का फॉर्मेट भेजना है दैनिक जागरण से रिलेटेड, वो आप ऐप पर ही सेंड करिएगा। एक कम्युनिटी ग्रुप, कम्युनिकेशन ग्रुप बनाया हुआ है जिस पर आप लोग सेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक और सूचना, आज बीपीएससी से रिलेटेड जो भी अभ्यर्थी हैं, आज युक्ति आईएएस के द्वारा 6 पीएम से गूगल मीट आयोजित किया गया है। जो नए पैटर्न जो बदलाव किया है बीपीएससी ने, बीपीएससी आयोग ने, उस पर परिचर्चा करेंगे। उसके सभी पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे और संबंधित समस्याएं जो आप लोगों की है उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सभी लोग 6 पीएम में आप जुड़िएगा टेलीग्राम चैनल पर और विभिन्न जो सेगमेंट है वहाँ पर हम लोग गूगल मीट का लिंक शेयर कर देंगे कुछ 12-1-2 बजे तक हार्डली। तो हम आप उस लिंक से आप लोग 6 बजे ऐड होइएगा। चलिए, साथ ही साथ आप लोगों को करना क्या है, युक्ति आईएएस को सपोर्ट करते रहिए। चलिए, आज देखिए, कोरोना अभी आया नहीं है मगर डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चीन जैसे हालात नहीं है। चीन में जो हालात है ना, उस तरह हालात यहाँ नहीं, इसलिए सबसे पहले तो डरना नहीं है। और दूसरी बात यह कि जब इस पर हम लोग चर्चा पहले बहुत बार कर चुके हैं, नए नए वेरिएंट पर चर्चा कर चुके हैं, तो जब आएगा तो इसको विशेष तौर पर देखेंगे। फिलहाल अभी हम इस पर न्यूज़ नहीं कवर करने वाले हैं क्योंकि आपको ये भी चर्चा परिचर्चा ही कर रहा है। एक महत्वपूर्ण न्यूज आप लोगों के लिए पीटी प्लस मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट आया हुआ है नीचे के स्लाइड में, तो उसको हम देखने वाले हैं क्योंकि वो आपको है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेगा। हालांकि देखिए, वेरिएंट के तौर पर आप लोग गूगल पर सर्च करके हमें ज़रूर आंसर भेजिएगा जो कि गूगल के कोरोना के जो नए वेरिएंट है वो कौन कौन है, आप लोग सर्च करके आप सेंड कर सकते हैं ताकि आप लोग इससे कुछ चीज़ें सीख सकें और बात उस पर हम लोग कर सकें। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, गूगल से सर्च करना है कौन कौन से नए वेरिएंट कोरोना के अभी तक डेवलप हो चुके हैं, उससे संबंधित क्या क्या नाम है, अल्फ़ा बीटा गामा और भी ओरिएंट नाम दिया गया है इसको। तो उसको हम आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी आप लोग को हो जाए और भी चीज़ें अपडेट हो जाइएगा आप लोग। देखिए, आज ये है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस अगर जाननी तो ये समझिएगा, यहाँ पर मेंस और इंटरव्यू में प्रश्न बहुत ही बनते हैं इस टॉपिक से। जहाँ पर पुलिस की फर्जी मुठभेड़ से संबंधित टॉपिक को कवर किया जाता है, जिसमें देखिए कल क्या हुआ है कि 5 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। तो इससे संबंधित बहुत सवालिया निशान उभर कर सामने आए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक सेकंड, थोड़ा लाइट को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दूं, नज़र नहीं आ रहा है मुझे। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, फर्जी मुठभेड़ के संबंधित आपको टॉपिक है ना पूछा जाता है, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में न्याय तंत्र, न्यायिक सक्रियता या न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित टॉपिक में यह प्रश्न पूछा जाएगा जब भी विवाद होगा इससे लेकर। फर्जी मुठभेड़ क्या होता है, फर्जी मुठभेड़ के संबंधित आयोग क्या है, एनएचआरसी का क्या रिपोर्ट है, साथ ही साथ न्यायपालिका क्या गाइडलाइंस जारी करती है, से संबंधित बहुत चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले देखिए, घटनाक्रम को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2006 में एक घटना घटा था जिसमें एटा में, यूपी के एटा में डकैत बताकर फर्जी मुठभेड़ की गई थी और बढ़ई राजा राम की हत्या कर दी गई थी। यह घटनाक्रम 2006 में हुआ था। और देखिए, 2006 के बाद
यहाँ पर उनकी 16 साल से पत्नी उनकी यह लड़ाई लड़ रही है न्याय के लिए। और राजा राम की पत्नी संतोष ने बताया कि उनके 5 बच्चे हैं, मेरे पति निर्दोष थे जिन्हें कोई लूट नहीं की थी और डकैत बताकर उसके फर्जी मुठभेड़ कर दिया गया। और राजा राम को मार देने के बाद संतोष पुलिस से डरी नहीं, बहुत सी व्यवस्थाएं थी। और देखिए इसको 16 वर्ष 4 महीने 3 दिन का समय लग गया। संविधान सीबीआई ने 13 बार एटा का दौरा किया, 99 गवाह बनाए। तो सोचिएगा, एक तरफ हमारी पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था यह तय करने में लग गया कि 16 वर्ष का समय लग गया। सोचिए, एक ड्रॉबैक आपको यहाँ से नजर आएगा। दूसरा, सीबीआई यहाँ पर 13 बार एटा का दौरा किया। इसकी सक्रियता को आप समझ सकते हैं कि सीबीआई जैसी संस्था इस प्रकार के मामलों में भी सक्रिय रूप से भागीदारी दे रही है। तो इसकी विश्वसनीयता पर आपको जो सवालिया निशान लगाया जाता है उसे भी आप लोग काउंटर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका के संदर्भ में इसमें क्या बातें की गई, उसको हम लोग चर्चा करने वाला। देखिए यहाँ पर है कि फर्जी मुठभेड़ में बढ़ई राम के सीबीआई अदालत ने सेवानिवृत्त थानाध्यक्ष समेत 9 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई है। उसमें नाम यहाँ दिया हुआ है, नाम पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप लोग देखे होंगे, आपके आसपास का न्यूज है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पर उतना नाम की जरूरत नहीं है। बस यहाँ ध्यान रखिएगा, विशेष न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा ने अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक व्यक्तियों को 5 व्यक्तियों को 33,000 रुपये का जुर्माना लगाया और भी प्रक्रियाओं को इनके द्वारा अपनाया गया। अब मामला आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पुलिस फर्जी मुठभेड़ करती है। हम लगातार पुलिस जो है पुलिसों के फर्जी मुठभेड़ के संदर्भ में हम लोग न्यूज़ सुनते हैं ना, और साथ ही साथ जब भी पुलिस व्यवस्था में सुधार की बात की जाती है तो इसकी भी चर्चा की जाती है। हाल ही में मैं कुछ महीने लगभग सितंबर या नवंबर में मैंने आप लोगों से पुलिस सुधार पर आप लोग से चर्चा किया था, विस्तृत नोट बात किया था, तो वहाँ भी मैं इससे संबंधित कुछ बातें की थी। तो आप लोग को याद रखना है, सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उस न्यूज के साथ इसे टैली कर लीजिएगा आप लोग। प्रीवियस प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, आप लोग देख सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। या आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा ना, टेलीग्राम पर पिन किया हुआ मैसेज होगा, या जो भी टॉपिक लिस्ट है ना जो दैनिक जागरण का, वो पिन किया होगा। तो पिन मैसेज को आप लोग टच करते जाइएगा, तो ये जिस टच करके देखिएगा कौन से डेट को ये न्यूज आया हुआ है जो पुलिस सुधार से संबंधित, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सी सुविधाएं आप लोग टेलीग्राम से भी मिलती है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप पर भी बहुत सी चीज़ें आप लोग को उपलब्ध है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आपको हमेशा चर्चा में सुनने को मिलेगा, एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग, फेक एकाउंटर, त्वरित न्याय जैसे मुद्दे एक बार पुनः चर्चा में। जब इस प्रकार की घटना आती है ना, उससे पहले हैदराबाद का कांड हो, फिर यूपी में कांड हुआ, इस प्रकार से जब भी बात इस प्रकार की हो तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की चर्चा हुई, अर्थात न्याय से हटकर न्याय को सजा देने का, मृत्यु दंड देने का अधिकार उससे पहले कोई और भी कर देगा ना, पुलिस प्रशासन या शासन प्रशासन, तो उससे हम लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के नाम से भी जानते हैं। फेक अकाउंटर पुलिस करती है, उसका चर्चा हो जाता है। त्वरित न्याय, क्या इतनी जल्दबाजी है कि इसी समस्या का हम त्वरित न्याय कर दे? न्याय करने की व्यवस्था अधिकार किसे है? न्यायपालिका को है। तो न्यायपालिका एक प्रक्रिया के तहत इसे न पूरा करती है, सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं को जांच पड़ताल करने के बाद उसे किसी मुद्दे पर उसे फांसी की सज़ा या मौत की सज़ा देती है। तो ये त्वरित न्याय के कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ से, 3 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से निकलेंगे और इन तीनों कॉन्सेप्ट का उत्तर इसी संदर्भ में होगा। समझ गए? तो एक बार पुनः चर्चा में, तो हम लोग पहले बात करेंगे। जब भी ये 3 शब्दों का चर्चा आप लोग सुनिएगा, 2 कोटेशन आप लोग याद रखिएगा, या लिखना ही लिखना है आपको आंसर में। एक पीएन भगवती 26 नवंबर 1985 को एक कोटेशन देते हैं सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में, उनका जैसे टिप्पणी होता है ना, टिप्पणी उनके द्वारा दिया गया था, जिसमें मुझे अर्थात पीएन भगवती जी को लग रहा है, यह देख कर अत्यंत दुख होता है कि देश में न्यायिक व्यवस्था लगभग ध्वस्त होने के कगार पर है। यह काफी कठोर शब्द है, परंतु इन शब्दों की पीड़ा काफी पीड़ा निहित है। तो कहने का अर्थ है कि पीएन भगवती जो बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर,
उन्हें भी पता है कि न्यायिक व्यवस्था लगभग ध्वस्त होने के कगार पर, सिस्टम इस प्रकार की बातें हो रही। 1985 की बात चल रही है। 1985 का दौर क्या था आप लोग जानते ही हैं। राजनीति का अपराधीकरण, अपराधी का राजनीतिकरण का क्रम चल रहा था, जहां पर बहुबली शक्तिशाली लोगों का, इस प्रकार के क्रिमिनल लोगों के बोलबाला था। जो जिसके पास शक्ति होती थी, सत्ता उसी प्रकार से अभ्यास करता था। तो उस दौरान यह कोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था इस प्रकार की घटनाओं के लिए। ये लोग क्या करते थे, पुलिस को अपने मॉडरेटर के रूप में यूज करते थे और अपने विरोधियों की हत्या करवाते थे। और ऐसा बहुत से जगह आपको ये देखने को मिलेगा। पुलिस प्रशासन इस प्रकार से काम करती थी क्योंकि सिस्टम का वो पार्ट थी, और सिस्टम में मान लीजिए कोई बाहुल बाहुल जिसके बाद धन संपदा दी, उसके फ्लोर्स ज़्यादा है, तो पुलिस प्रशासन भी क्या करे, उसके सहयोगी के रूप में काम करती थी। ऐसे ही क्रम में इनके द्वारा यह बोला गया था। इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा, कोटेशन को याद रखिएगा। दूसरा, वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्जी मुठभेड़ हत्याओं का दुर्लतम अपराध माना जाना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। यहाँ तो उम्र कैद ही दी गई है ना, पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल चुका है कि अगर फर्जी मुठभेड़ शामिल होते लोग, अगर अपराध सिद्ध होता है तो इसे दुर्लतम रेयरेस्ट अपराध की श्रेणी में रखिए और जिम्मेदार पुलिस को है ना मौत की सजा दीजिए। तो 2011 का ये कोटेशन और प्रवीण भागवती का कोटेशन आप लोग याद रखिएगा। साथ ही में देखिए कोटेशन में और आप लोग को देता हूं, वर्तमान जो चीफ जस्टिस है कौन है, पहले तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कितने क्रम के हैं, इनका इतिहास के संदर्भ में मैंने जानकारी ली, कौन से पिता जो थे वो किस कार्यकाल में आपको भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनका कार्यकाल क्या था, सभी पर आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है। उनके द्वारा जो है क्या बात बोली गई है, इधर हाल ही में एक मीटिंग था उनका, कैजुअल मीटिंग जो होता है, तो कुछ बच्चे दिल्ली के कुछ बच्चे विजिट पर थे, तो उनके द्वारा बोला गया एक शब्द याद रखिएगा, मैं प्रत्येक व्यक्तियों के आंख से आंसू नहीं पोंछ सकता हूं, ठीक ना, पर मैं न्याय के लिए प्रेरित हूँ, न्याय करने की कोशिश करूंगा, सभी लोगों के लिए न्याय करने की कोशिश करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति तक सुप्रीम कोर्ट न्यायालय नहीं जा सकता है, न्यायिक व्यवस्था नहीं जा सकती है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अन्य संबद्ध संस्थाओं का निर्माण किया गया है। तो जैसे न्याय व्यवस्था को कायम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रतिबद्ध होती है, वैसे ही अन्य संस्थाएं जो है उसको भी प्रतिबद्ध होना, उसके लिए जवाबदेहिता तय होना जरूरी है। इस तभी तो प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक की आंख के आंसू पोंछी जाएगी जिस प्रकार की समस्या हो। तो इसको कोरिलेट करके आप लोग देखिएगा कि क्या व्यवस्थाओं में किस रूप से सभी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन तो और बेहतर होना चाहिए क्योंकि वो धरातल स्तर पर कार्य करता है ना, तो पुलिस प्रशासन में जवाबदेहिता तय होनी चाहिए। इसलिए आप लोग देखते होंगे बहुत से कमिटी है ना, ये अपनी रिपोर्ट में जवाबदेहिता शब्द को बोलता है, जवाबदेहिता तय होनी चाहिए, उसको कर्तव्य मूलक वर्क करना चाहिए। तो इस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग करता है, और इसलिए आप लोग को बार बार ये जवाबदेहिता और कर्तव्य निष्ठा जैसे शब्द आपको पुलिस प्रशासन में झलकते हैं या सामने आते हैं। चलिए ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आप लोग को याद रखिएगा, भारत में अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं की स्थिति क्या है, इसे पहले आप लोग जानिए। कुछ वाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उसको समझाता हूँ, ताकि उस आधार पर, पहले भी बहुत से न्यायिक था पर हाल के कुछ वर्षों का मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, ताकि इतना से भी आप लोग काम चला सके। और इतना भी लिख दीजिए एग्जाम हॉल में, तो एग्जामिनर आपको गदगद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मामला 2017 का याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अपराधियों को जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, मुठभेड़ में मार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के अंत में लगभग 85 से अधिक मुठभेड़ में 151 अपराधी मारे गए, और जबकि 333 से अधिक लोग घायल हो गए। देखिए, यह आंकड़ा कुछ चिंता के विषय को प्रकट करता है। बेशक आप लॉ एंड ऑर्डर को संचालित करने के लिए राज्य के लिए प्रतिबद्ध है, राज्य का यह अधिकार क्षेत्र है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस प्रकार की स्थिति के साथ आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। उसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, उसको त्वरित रूप से इस प्रकार से काम करें। पर जनता इसे सपोर्ट की थी, याद रखिएगा, इस प्रकार की गतिविधियों को योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट की थी, तो जिसके संदर्भ में उनको दोबारा चुनाव बहुमत के साथ जीते ना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने ठीक किया था। तो देखिए,
ऐसी स्थिति को जन्म देता है ना जहां पर लोग जान रहे हैं कि यह गलत है, गलत प्रक्रिया है, पर ऐसे लोगों के लिए मुठभेड़ और इस प्रकार के फेक अकाउंटर जैसी कॉन्सेप्ट जो आया है उसमें मौन स्वीकृति दे देना एक सभ्य समाज के लिए दुर्गामी परिणाम लेकर आएगा। यह कॉन्सेप्ट अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है, उन लोगों पर भी लागू हो सकता है जहां पर क्या कहते हैं, इसके बीच में जब पुलिस इस प्रकार से काम करने लगेगी बिना रोक टोक के, तो देखे होंगे घटना घटा होगा कि एक व्यवसायी कोई व्यक्ति अपने टूर पर था, तो एक होटल में जाके लोग पुलिस उसको मार देती है, फर्जी काउंटर के तौर पर देखने को मिलता है। इस प्रकार की घटनाएं भी आपको देखने को मिली, क्योंकि इस प्रकार की जो क्रिया गतिविधि हो रही है जहाँ पुलिस प्रशासन खुले तौर पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रही है, जहाँ पर राज्य का प्रमुख का स है अर्थात उनको समर्थन प्राप्त है, तो पुलिस क्या होगी, किसी भी दबाव मुक्त होकर काम करेगी। तो उनको है ना शक्तियों का प्रयोग और सत्ता का अभ्यास करने का एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया था वो हावी हो जाएगा, और उस नशे में क्या करेंगे, वो ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देंगे जहाँ पर कोई व्यक्ति टूर पर गया हुआ, विजिट करने गया हुआ कहीं पर, उसको शक की निगाह पर लाएगा, इतना मारेगा कि वो मृत्यु के कगार पर आ जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। और उसके लिए क्या तय किया गया, ये कोई व्यवस्था तय नहीं की गई है। एक समझिएगा उत्तर प्रदेश का मामला। दूसरा असम का मामला आपको याद होना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने क्या किया है, असम के पुलिस कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि भागने की कोशिश करने वाले अपराधियों को गोली मार दो। अब इस प्रकार के बयान क्या होता है, पुलिस को है ना खुली छूट दे देती है, और पुलिस प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं को करने में ज्यादा आसान, क्योंकि वो चाहता है कि बहुत सी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, इसके लिए हम शॉर्ट आउट त्वरित न्याय हम कर दें और इस प्रकार के घटनाओं को हम तुरंत अंजाम दे के फाइल को ही क्लोज कर दे, ताकि हमारी सिरदर्दी कम हो। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट उनके मन में होता, और इसलिए ये घटनाएं ऐसी आपको लगातार देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हैदराबाद मामला। आप लोग को यह देश पूरा इसमें झकझोर दिया था। निर्भया कांड के बाद दूसरा ऐसा कांड था जहां पर इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। और हैदराबाद में पशु चिकित्सक जो स्कूटी से अपने घर पर आ रही थी, तो आप देखे हुए घटनाक्रम सभी लोग जान रहे हो, उनके साथ गैंग रेप होता, हत्या के मामले 4 आरोपियों को कथित मुठभेड़ में सुप्रीम कोर्ट की जांच फर्जी आयोग माना जाता है, फर्जी करार देता है। इसमें जो भी व्यक्ति थे, इसमें देखिए जनता द्वारा क्या किया, फूल अर्पण किया गया था। आप लोग देखे होंगे ना, जब फेक अकाउंटर करके आ रही थी पुलिस प्रशासन, तो उसके बाद इसमें जो लोग थे उससे पुलिस प्रशासन ने उसका फूल अर्पण किया जा, फूल फूल गिराया जा रहा था उनके रास्ते पर। इससे होता क्या, देखिए त्वरित रूप से लगे कि नहीं, पहली दृष्टिया गैंगरेप जैसी घटनाओं में लोगों को इस प्रकार की भावनाएं आहत हो जाती है कि तुरंत त्वरित न्याय जैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं, और मौन स्वीकृति दे दिया जाता है पुलिस प्रशासन को। यह तो एक तरफ से कहीं ना कहीं बेहतर लगेगा, पर यह सभ्य समाज और सभ्य लोकतांत्रिक देश में यह व्यवस्था दूरगामी परिणाम लेकर आएगा। इसलिए यह हैदराबाद के मामला एक शोध का विषय लेकर आ गया था, और इस पर बहुत सी रिसर्च टीम, शोध रिसर्च टीम वर्क कर रही है, अभी भी वर्क कर रही है, इस प्रकार की घटनाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर पूरी न्यायिक व्यवस्था में उसे नहीं लाया जाएगा, तो फिर न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, विधि का शासन है, या हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कैसे सिद्ध होगा। इसलिए ट्रायल बहुत जरूरी है। कितनी से जघन्य अपराध क्यों न करे, उसको ट्रायल सिस्टम पर लेकर आओ, न्यायिक व्यवस्था को उसको लागू करो, ताकि विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया जा सके, और भारत में, विदेश में आंतरिक और बाह्य रूप से है ना लोकतांत्रिक देश की झलक इसको स्पष्ट नजर आए, स्पष्ट तौर पर नजर आए। इसलिए कोई भी घटना हो, पुलिस प्रशासन या पूरा महकमा शासन प्रशासन का उसे एक ट्रायल कॉन्सेप्ट पर लाना चाहिए। देखिए ये घटना तो है ही, जघन्य अपराध की श्रेणी में है। अब कसाब का मामला देखिए, कसाब के मामले में क्या हुआ था, पूरी खुली तौर पर इसने जंगी खून खेला था ना, होली खेला था, सभी के साथ गोली मार के सभी की हत्या करा था। फिर भी हमने इसे 3 साल रखकर ट्रायल पर लेकर अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या हुआ कि हम इसको विधि व्यवस्था टोटल दिए, उसके बाद इसको मौत की सजा दी गई और फांसी दी गई। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूएनओ में लेके जाते हैं ना, देखते होंगे, मैं बार बार चर्चा करता हूं कि लोकतांत्रिक देश का अगर विधि के शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा शासन जो चलाने की जो प्रक्रिया के संदर्भ में हम बातें करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, तो कसाब का उदाहरण देते हैं ना। तो अगर मान लीजिए पुलिस प्रशासन उस समय क्या करती
कि उस प्रकार की घटनाओं को देख के एकदम आग बगुला हो जाती और क्या करती, उसका मुठभेड़ में आपको मार देती, गोली मारती। बहुत से लोग मरे हैं। फिर भी क्या होता, हम क्या कभी यूएनओ जैसी या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कसाब का उदाहरण दे सकते थे? बताइए, सोच के देखिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कॉन्सेप्ट को हम अगर मजबूती से रखना चाहते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम बेहतर विकल्प के साथ यूज करें, तो इस प्रकार की घटनाएं आपको समझनी होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश बकुरी कांड जिसको कहता है, बिकुरी कांड जिसे कहते हैं, या इस प्रकार से कि विकास दुबे कांड भी इसको बोला जाता है। उत्तर प्रदेश के चर्चित एक जो माफिया था विकास दुबे, खतरनाक माफिया था। मामले में एसआईटी की जांच में कई अधिकारी को दोषी पाया गया था। तो इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि इसके काउंटर से संबंधित जो भी फाइल है ना, सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर लाओ, उसे सार्वजनिक करो। तो इस प्रकार की घटनाओं में भी देखा गया कि और यह किसमें नहीं छिपा हुआ, पकड़ाया कहीं व्यक्ति और उसको ले जाने क्रम में उसका गाड़ी पलट जाता और वो भागने की कोशिश करता, उसमें उसके मौत के फर्जी अकाउंटर यह स्पष्ट तौर पर देखा जाता है। पर ध्यान रखिएगा, फर्जी अकाउंटर में मौन स्वीकृति लोगों को देखी जाती, क्योंकि यह विकास दुबे जो भी क्षेत्र में थे वहां पर क्या था, इसकी डर भय और जो नाम था ना, उससे लोग डरते थे, उसको मुक्ति पाते थे उससे। और यह पुलिस इस प्रकार से मुक्ति दे दिया तो भी देखिए इस प्रकार कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था कि पुलिस मुठभेड़ कर रही है तो ये गलत कर रही है। तो याद रखिएगा, मौन स्वीकृति आने वाले समय के लिए बहुत घातक होती है। तो यहाँ से टोटल आप समझ रहे होंगे। और अन्य राज्यों में इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति आपको देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में दिल्ली में अपनाई गई नीति जो बुलडोजर नीति देखने को मिलता है, जहां पर त्वरित न्याय जैसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है कि हम तुरंत न्याय कर देंगे, उसको फाइलिंग सिस्टम में नहीं लाएंगे, न्यायिक व्यवस्था में नहीं। चट देखो पट मंगनी वाला ब्याह वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, देखते ही समस्या हम समझ गए हैं, तुम्हारा समस्या क्या है, चलो हम इसका निदान कर देते हैं बुलडोजर गिरा के। तो एक ट्रायल कॉन्सेप्ट है, विधि का शासन है, अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे व्यवस्थाओं में ही है ना अव्यवस्था क्रिएट हो जाएगा। अर्थात जो जिसको बनाया गया रक्षक वही आने वाले समय में भक्षक हो जाएगा। चलिए, मौन स्वीकृति इन लोगों के लिए सही है कि मान लीजिए मौन स्वीकृति दे रहा है, तो इस प्रकार के अपराधियों के लिए जनता मौन स्वीकृति दे रही, तो चलिए माना जा सकता है सही है। पर जब पुलिस प्रशासन इस प्रकार के काम करने में आदी हो जाएगा, जब मन चढ़ा हो जाएगा पुलिस, तो कभी समान व्यक्ति को मार देगा जो इस प्रकार से अपराधी नहीं या नॉर्मल व्यक्ति अपना कार्य गतिविधि कर रहा है, तो क्या पब्लिक इसका विरोध करेगी? तो पुलिस जब इसको अधिकार क्षेत्र पूरा पावर इसको हाथ में मिल चुका है जनता सपोर्ट का, तो क्या ये कभी इस बात को मानेगा और डंडा मार के भगाएगा आप लोग को? जब अच्छे अपराधी थे तो ऐसी घटनाएं हुई थी तो आप लोग मौन स्वीकृति दे दी थी, पर इस प्रकार घटनाओं आप विवाद कर रहे हैं। तो ये क्या करेगी, एक्सक्यूज कॉन्सेप्ट लेकर आएगी। तो गलती हो गई इस प्रकार गलती में, तो बताइए इस गलती में ये प्रकार का जो व्यक्ति था, राजा राम प्रकार का व्यक्ति जो रहा है, वो उसकी जीवन की, उसकी सभी मौलिक अधिकारों की प्लस उसके परिवार की जवाबदेहिता को वापस ला सकता है पुलिस मुठभेड़ में, जो पुलिसकर्मी इसको मारे होंगे? तो ये सबसे अहम मुद्दा है। तो ध्यान रखिएगा, गलत काम भी हो रहा है सही उद्देश्य से, तो उसकी मौन स्वीकृति किसी भी हद तक आपको नहीं देनी है। सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और सही है तो किसी भी गलत तरीके से इसको प्रमोट मत कीजिए। दोनों स्थिति आप समझिएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि एस्पिरेंट के लिए कि इस प्रकार के अगर कभी प्रश्न आपसे पूछे ना, अगर सही आपको लगता भी है तो इंटरव्यू में, मेंस में इसे आप गलत साबित करने की प्रवृत्ति रखिएगा। नहीं तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और आपका व्यक्तिगत तौर पर राय कुछ भी रहा हो, सार्वजनिक तौर पर राय हम विधि के शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और न्यायिक सिस्टम पर हम बिलीव करेंगे। क्यों ना उसको लगने में 16 साल लग जाए। हाँ, इसको कम करने के लिए और भी सिस्टम डेवलप किए जा सकते हैं, और भी चीज़ों को कवर किया जा सकता है। पर क्या करना है, आपके एस्पिरेंट के तौर पर आपके व्यू स्पष्ट तौर पर हमारे व्यवस्थाओं पर होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन कितना भी लाख इसमें बुराई हो, पर हमने कभी एक आपको जब पुलिस प्रशासन सुधार की बात करता, एक लाइन मैंने बोला था ना कि शासन को अगर धरातल स्तर पर सफल करना है ना, पुलिस प्रशासन के बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर को ये जब तक
कॉन्सेप्ट को नहीं लेकर आएगा, शांति व्यवस्था नहीं कायम रखेगा, तब तक इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रशासन में पुलिस का जो तंत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसको हम दोषारोपण या तो इस प्रकार से चीज़ों को नहीं कर सकते कि हाँ इस प्रकार की पुलिस प्रशासन कर रही है तो शक्तियों को छीन लो। शक्ति उसके पास स्पेशल पावर होना भी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं में कुछ न कुछ कभी उसको स्पेशल रेफरेंस मिले, पर समय से अधिक और समय से ज़्यादा चीज़ों को कर देना कहीं ना कहीं खतरनाक स्थिति होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस को जान लेने या हत्या करने जैसा पावर अधिकार है उसके पास? तो हम देखते हैं तो एकमात्र आत्मरक्षा के संदर्भ में एकमात्र उद्देश्य के लिए जहां शांति और व्यवस्थाएं बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता हो तो पुलिस बल को क्या होता है, अपराधी को घायल करने या मारने का अधिकार प्राप्त है। एकमात्र यह कारक है कि अपने आत्मरक्षा में और ऐसे कानून व्यवस्था का लागू करने में, मान लीजिए किसी प्रकार का भीड़ है वहाँ, वो बम लेकर कोई व्यक्ति पहुंच गया है तो उस व्यक्ति को घायल करने या मारने का अधिकार पुलिस को दिया गया, अन्यथा ऐसे नहीं है। नोट याद रखिएगा यहाँ पर, व्यक्तिगत झगड़ों या किसी भी गलत मंशा के साथ कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों में स्पष्ट होता है। जितने ये मामले आप लोग देख रहे होंगे ना, यहाँ कहीं ना कहीं मंशा, आपको गलत मंशा नजर आ रहा होगा, इसको समझने की जरूरत है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। वर्ष 2010 का एनएचआरसी के दिशा निर्देश इस बात पर प्रकाश डालते हैं। तो पहले आप लोग क्वेश्चन में बोलिए, बताइए एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला, इसकी स्थापना कब हुई है? संविधान अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? और इसका जो संगठन कैसा है, संगठन इसका कैसे किया गया है एनएचआरसी का? तो आप लोग इससे संबंधित प्रश्न को आप लोग भेजिए। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं सोचा कि नहीं ड्रॉप ना हो जाए। चलिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क 3-4 दिनों से कर रहा था, शरीर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा सा रेस्ट आज लेने को सोच रहा था, पर कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 2010 एनआरसी का रिपोर्ट, एनएचआरसी का रिपोर्ट दिशा निर्देश यह बोलता है कि क्या करना है, बल प्रयोग का उचित ठहराया नहीं जा सकता। इस प्रकार के बल प्रयोग किया जो जा रहा है, मृत्यु उपरोक्त कारणों से अधिकार क्षेत्र से बाहर आती है। एक अपराध है पुलिस अधिकारी गैर इरादतन हत्या या ऐसा कार्य जिसके परिणाम से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको दोषी माना जाएगा। और 2011 इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट का आता है जजमेंट, जहां पर इस प्रकार की घटनाओं में पुलिस को भी क्या देना है, मृत्यु दंड दिया जा सकता है, क्योंकि यह रेयरेस्ट अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसको याद रखिएगा दिशा निर्देश को। वर्तमान में कानून के भारत में कौन से कानून ढांचा मौजूद है इस संदर्भ में, इसे आप लोग देखिएगा। तो भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है फर्जी मुठभेड़ के संदर्भ में, सीधे अपराधियों को एनकाउंटर के अधिकृत करता है। हालांकि आपको कुछ सक्षम प्रावधान है जिसकी अलग अलग व्याख्या की जाती है, ताकि पुलिस अधिकारी को अपराधियों से निपटने की कुछ शक्तियां प्रदान की जाए। इसी शक्तियों के संदर्भ में फर्जी मुठभेड़ एक आम चीजें हो गई। एक मूवी आई थी एमबीबीएस, मुन्ना भाई मैं बोल रहा हूँ, जॉली एलएलबी आप मूवी देखे होंगे, जिसमें अक्षय कुमार मूवी का पार्ट थे। उसमें फर्जी अकाउंटर के संदर्भ में आपको दिखाया गया है, जिसमें कश्मीर का कोई एक कौन था, उसके संदर्भ में आपको सवालिया निशान किया गया था। लास्ट में उसका लाइन आप लोग जाके सुनिएगा, क्या वो उसने उस व्यवस्था में एक बात बोली थी, कि उस लाइन को आप लोग सुनिएगा तो समझ में आएगा कि फर्जी मुठभेड़ इस प्रकार की व्यवस्था कैसे सिस्टम के लिए हानिकारक है। तो उस फिल्म के लास्ट कोटेशन को जाके जरूर सुनिएगा आप लोग क्या बोला है। तो यहाँ नोट याद करिएगा कि लगभग सभी मामलों में जहां एनकाउंटर हुआ है यह पुलिस अधिकारियों की आत्मरक्षा के लिए किया जाता, ऐसा बातें बोली जाती है। देखिए, वो विकास दुबे का मामला हो या अन्य मामला हो, तो यहाँ क्या बोला गया कि ये भाग रहा था और उसने रिक्रिएट किया और गोली चलाया। हमारे पुलिस प्रशासन से बंदूक छीन के गया और वो क्या किया, गोली चला, अपने आत्मरक्षा में ये काम किए। ये सीधा सीधी
सीधा सीधा सीधी उनके द्वारा आरोप लगाया जाता। और आपको मैंने बताया कि यह कब वैलिड है किसी पुलिस को हत्या करने का, वो आत्मरक्षा के संदर्भ में ही वो हत्या कर सकता है। तो इसको बाय फॉरगेट करके इस कॉन्सेप्ट में लिया था कि भाई हम तो आत्मरक्षा कर रहे थे, अब वो मारा गया, हम क्या करते। अब तत्काल जो सिचुएशन उस पर कोई जांच हो सकती है बताइए। तो अभी एक्स वाई जेड के बीच मौखिक और शारीरिक रूप से किस प्रकार के बातें चल रही हैं ओपनली, तो आप कोई इसको जांच कर सकता है नहीं ना। हम व्यवस्था जो उसके बाद क्रिएट हुआ उसको हम जांच कर सकते हैं। मान लीजिए उसके लिए किस प्रकार के साक्ष्य को संग्रह किया जा सकता है उसको, पर इसके बीच क्या स्थिति उत्पन्न हुई इसको कोई निर्धारित कर सकता है। और इसी का फायदा पुलिस प्रशासन इन घटनाओं में लेता है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की धारा है 96, तो आप लोग एक क्वेश्चन बताइए आंसर। आईपीसी जो धारा है वो कब हमारे भारत में लागू किया गया, इसके निर्माता कौन है, ठीक ना। और इसमें महत्वपूर्ण कुछ आईपीसी धारा है, जैसे मृत्यु दंड, मृत्यु देना। फिर उसके बाद हत्या का आईपीसी धारा क्या है। फिर बाल संरक्षण का, महिला संरक्षण से संबंधित आईपीसी धारा क्या है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये आपको आगे काम देगा, इसलिए से एक बार सर्च करके कर लीजिएगा। तो धारा 96 के तहत क्या बोला गया, प्रत्येक इंसान निजी रक्षा का अधिकार है। प्रत्येक अधिकार को, ये पुलिस इंसान भी है ना, तो धारा 96 को समझिएगा, जो प्राकृतिक और अंतर्निहित अधिकार है। तो ये एक प्रकार का क्या है, आपको प्राकृतिक न्याय की श्रेणी में आता है कि आत्मरक्षा करना एक प्राकृतिक न्याय और अंतर्निहित न्याय है। तो समझ लीजिएगा, इसको इस संदर्भ में भी समझने की जरूरत है कि पुलिस प्रशासन को इसी धारा के तहत एक क्या मिल जाता है, प्राकृतिक न्याय अंतर्निहित अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है कि हम इस प्रकार से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट है आईपीसी की धारा 100, आईपीसी की धारा 300, याद रखिएगा। अपवाद 3 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 46 आदि गैर न्यायिक हत्याओं को गैर इरादतन हत्या के मामले जांच के संबंध में समान प्रावधान करता है। तो इस प्रकार गैर जमानतन जो हत्याएं होंगी, न्यायिक हत्याएं होंगी, उसके लिए इस एक्ट के तहत जांच होती है। तो आईपीसी की धारा 100 याद रखिएगा, 300 आईपीसी का धारा रखिएगा, उसका अपवाद 3 खंड जो है, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46। तो सीआरपीसी कब आया है, उसे कब लागू किया गया, और इसकी उपयोगिता किस रूप से देखी जाती है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। अगर पुलिस दोषी पाए गए तो क्या होगा। अब यहाँ प्रश्न होता है कि इस प्रकार की घटनाओं में अगर पुलिस दोषी हो जाता है तो क्या होगा उनके साथ। तो पुलिस प्रशासन जब भी पुलिसकर्मी गैर इरादतन हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता 299, तो ध्यान रखिएगा इस मामले में 299 चल रहा होगा, मामला दर्ज किया जाएगा। अगर पुलिस अधिकारियों 5 जांच का आधार जो है मुकदमा चलाया जाता है, तो उसको याद रखिएगा, इस संदर्भ से चीजें पूछी जा सकती है और आपको यही सब फैक्ट याद रखना है कि कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, सभी एक दूसरे की बातें एक दूसरे से करते हैं। तो आईपीसी की धारा हो, सीआरपीसी की धारा हो, तो ये सब ध्यान रखना है। तो इसके संदर्भ में क्या होगा, पुलिस प्रशासन क्या करेगी, अधिकारियों की जांच का आधार बनाएगी, मुकदमा चलाएगी और मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाएगी। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, क्या किसी को मुआवजा दे देने मात्र से उसकी जो क्षति हुई है, प्राकृतिक न्याय की क्षति हुई है, मौलिक अधिकार की क्षति हुई है, और विकास के लिए जो उसके लिए व्यवस्थाएं थी और उसका जो क्षति हुआ है, अवसरों की क्षति हुई है, तो क्या इसकी पूर्ति कोई व्यवस्था कर सकता है। तो आपसे इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, केवल मुआवजा दे देना किसी घटना के एवज में उस क्षतिपूर्ति को पूरा कर सकता है। बताइए, एक महिला 16 साल से लड़ रही है, अब 16 साल में उस किन किन कठिनाइयों से जूझेगी, किन कठिनाइयों, महिला होकर अपने बच्चों को पाली होगी, जाके काम करती होगी, उसके बाद आके न्यायिक व्यवस्था के लिए लड़ रही होगी, और न्यायिक व्यवस्था कैसे है समझ सकते हैं आप, इस घटनाक्रम से ही 16 साल लग गया होगा। तो इस पुलिस प्रशासन में धन बल सब कुछ है, अब ये कैसे इसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। मात्र 5 लाख 10 लाख दे देने मात्र से इसकी व्यवस्थाएं सही हो जाएगी। इसका पति जो जिंदा रहा करता था, एक जीवन जी सकता था, किस प्रकार का सामाजिक ताना बाना इस महिला को झेलना पड़ा होगा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो यह ध्यान रखिएगा, केवल मुआवजा दे देने मात्र से उस परिजन को क्या होगा, पूर्णतः न्याय नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा,
एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ समझिएगा, इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि एक कोई महिला है, ठीक ना, उस पर यह आरोप लगा दिया जाता है, वो क्या बोलते हैं, उसको किस प्रकार से हम रिलेट करें, समझ में नहीं आ रहा आपको शब्द क्या होता है। अच्छा, महिला मान लीजिए ये है किसी प्रकार से शारीरिक जो शारीरिक जो धंधे होते हैं, आपको जो प्रोस्टिट्यूट के जो कार्य गतिविधि होता है उसमें उसको आरोप लगा दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष बाहुबल के द्वारा मान के चलिए लगा दिया जाता है, इसके पास बाहुल का समर्थन है और इसको बस बोल देता है अनजाने में कि हाँ इस प्रकार की घटनाएं कर रही है। समाज देखते हैं एक तरफा होकर ये क्या बोलता है, हाँ ये व्यक्ति विशेष लड़की का, औरत का इस प्रकार का आचरण है और ये इस प्रकार के काम धंधों में लगी हुई। मान लीजिए किसी पुरुष मित्र से आना जाना मिलना बस इसका रहता होगा, इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होती होगी चार दीवारी के अंदर मान के चलिए। पर समाज ने जब तय कर दिया, कुछ लोग इसको कान भर दिए, तो ये पूरा सिस्टम में डेवलप हो जाता है और ये महिला का जो शारीरिक मानसिक और जो आत्मसम्मान का जो क्षति हुआ है, और किसी भी संदर्भ में अगर कभी मामला होता है कि नहीं महिला गिल्ट नहीं होती है या दोषी मुक्त हो जाती है, तो क्या समाज पुनः इस चीज को वापस इस महिला को लौटा सकता है? नहीं ना। वैसे ही यहाँ पर ये समझिएगा, किसी का क्षतिपूर्ति दे देना मात्र समस्याओं के आंतरिक समाधान के लिए नहीं। अब देखिए इस महिला पूरे सिस्टम पर क्या होगा, इसके लिए हमेशा क्या होगा, उसे तो लगेगा चलो हमें न्याय तो मिल गया, पर हमें हमेशा इस सिस्टम पर एक डाउटफुल रहेगा कि पुलिस मेरे साथ ऐसा की थी, और अपने बच्चों को क्या बोलेगी, ऐसा काम करो, इस प्रकार से चीज़ों से बच के रहना। और जब भी जितने लोग इस महिला से मिलेगी ना, आशा राजा राम की पत्नी से या उसके परिवार से, वो केवल निगेटिव बातें पुलिस के संदर्भ में कहेगी और पॉजिटिव बातें न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में करेगी। तो पुलिस हमेशा नेगेटिव पक्ष इसका नजर आएगा। कभी भी अगर पुलिस कुछ पॉजिटिव भी करना चाहेगी तो उसके हमेशा नेगेटिव पक्ष को ही बल देगी, नेगेटिव पक्ष को देखेगी। तो ध्यान रखिएगा, मानव मस्तिष्क पर यह सबसे बड़ा प्रभाव डालता है इस प्रकार की घटनाएं, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब पुलिस अभी नोट यहाँ याद रखिए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट आता है, द्वारा जारी किया जाता है एक रिपोर्ट, जिसमें द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में, आपको यहाँ पर 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी, 139 देशों में 29 है। ध्यान रखिएगा, यह आपको पीटी फैक्ट टू पूछ सकता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021, 22 अभी जारी नहीं हुआ है तो इसलिए 21 का डाटा है, तो याद रखिएगा 139 देशों में 179 भारत का रैंक है। कहीं नहीं, चिंता का विषय भी यह है। अब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस याद रखिएगा, जो इस रिपोर्ट को याद रखिएगा, PUCL बनाम महाराज राज मामले में वाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा 99 मुठभेड़ हत्याओं में वास्तविकता का सवाल उठाने वाली रीट याचिका को निपट रहा था, जिसमें 1995 से 97 के बीच 135 कथित अपराधियों को गोली मार दी गई थी, और यह कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि फर्जी मुठभेड़ है और फर्जी एनकाउंटर किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय तब पुलिस मुठभेड़ों को दौरान मौत के मामलों में व्यापक, प्रभावी और स्वतंत्र जांच के लिए अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया को निम्नलिखित 6 बिंदुओं को दिशा निर्देश किया था, जिसमें बहुत सी बातें उनके द्वारा की गई थी। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में 16 बिंदुओं को दिशा निर्देश के संदर्भ में बातें की थी, और 16 बिंदुओं को मैंने लास्ट क्लास में चर्चा किया। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोगों को याद रखना है। 16 बिंदु तो याद नहीं होगा, पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जरूर याद होना चाहिए। जैसे रिकॉर्ड टिप ऑफ होना चाहिए बेहतर, उसमें समन्वय होना चाहिए। रिकॉर्ड टिप ऑफ क्या है, आपका जो तथ्य प्राप्त हुआ वो कैसा है, कितनी विश्वसनीयता, इसके संदर्भ में आपको होनी चाहिए। प्राथमिक दर्ज करें, अर्थात कोई भी मामला का पहले तो प्राथमिक FIR दर्ज होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायिक जांच प्रक्रिया होनी चाहिए, किसी प्रकार के दबाव से नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के थर्ड पार्टी के दबाव इस पर नहीं होनी चाहिए। पर ये कितना हकीकत है आप लोग को भी पता है। मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए किसी भी बात का, यह एक कम से कम एक प्रक्रिया जरूर अपनाई जानी चाहिए।
फिर इसके बाद NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको सूचित करना चाहिए ऐसे मामलों में कि उस प्रकार से वो अपना रिपोर्ट तैयार कर सके। चिकित्सीय सहायता उस व्यक्ति विशेष को देनी चाहिए। रिपोर्ट सबमिट करने की बात की, जो भी संबद्ध संस्थाएं उसको रिपोर्ट सबमिट कीजिए किसी भी मामले में। उसका शिकायत निवारण तंत्र सॉरी शिकायत निवारण तंत्र जरूर होनी चाहिए इस प्रकार के मामलों में, कि मान लीजिए इस प्रकार की घटनाएं होती है तो राजा राम जैसी पत्नियों, जो भी बच्चे हैं, उसके परिवार है, एक शिकायत निवारण तंत्र के तहत त्वरित न्याय प्राप्त कर सके। 16 में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको मैंने चर्चा किया हूं, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अब NHRC का दिशा निर्देश भी याद रखिएगा। उनके द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा कहा गया कि वर्ष 1997 में न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया जो NRC के तत्कालीन अध्यक्ष थे, वर्तमान में कौन अध्यक्ष? आप लोग से मैं प्रश्न पूछा हूं, इसका संगठन क्या है, इससे आपको संबंधित सभी चीजों को बताना, यही सब प्रश्न आपको प्रश्न पूछा जाता है और आप लोग गलती करके आते हैं। पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ घटनाओं के संबंधित आम जनता, गैर सरकारी संगठनों, बढ़ती शिकायतों, पृष्ठभूमियों को रेखांकित किया जाता है। पुलिस किसी भी तरह से सम्मान नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से वेंकटचलैया जो आयोग था फर्जी, जो उनके द्वारा ये बात बोली कि फर्जी मुठभेड़ों की घटनाओं को संबंधित आम जनता, गैर सरकारी संगठन, बढ़ती शिकायत, पृष्ठभूमियों को रेखांकित करता है और इस प्रकार कभी भी हम माफ नहीं कर सकते। कहने का कॉन्सेप्ट ये था। उसके बाद कुछ दिशा निर्देश उनको देते। 2 परिस्थितियों को छोड़कर जान लेने का अधिकार जो है था, जो इसे परिभाषित करता था NHRC ह्यूमन राइट कमीशन, वो जिसमें यह निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग मृत्यु कारित होती है, अर्थात निजी जो हत्या, निजी आपको सुरक्षा के लिए यह किया जा सकता है, एक स्थिति। दूसरा, स्वयं की रक्षा करना उसी स्थिति में। दूसरा, IPC की धारा 46 के तहत पुलिस को मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक होने पर मृत्यु के कारण पर बल प्रयोग करने को अधिकृत करता है। धारा 46 याद रखिएगा। उसके तहत जो भी व्यक्ति है जो मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक होने पर मृत्यु के कारण पर बल या प्रयोग, क्योंकि उन व्यक्तियों को दिया गया होगा जो जघन्य अपराध किए होंगे और वो किसी प्रकार का चीजें कर रहा है या रिक्रिएट करके भाग रहा है या किसी प्रकार से बचने का प्रयास कर रहा है, तो उसके संदर्भ में पुलिस प्रशासन इस प्रकार गतिविधि को अंजाम दे सकती है। अब याद रखिएगा, आपराधिक न्यायिक न्याय प्रणाली को गठित कुछ समितियां, उसको याद रखिएगा। ये सभी जगह काम देगा आपको। इस पुलिस फर्जी मुठभेड़ में काम देगा, न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में काम देगा, न्यायिक तंत्र के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पर प्रश्न आपको काम देगा, या आपराधिक न्यायिक जो प्रणाली उसके संदर्भ में काम देगा। मली मत समिति जो था उसमें क्या था? भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली जो सुधार के लिए 2000 में सरकार मली मत का गठन किया गया था। इस रिपोर्ट ने वर्ष 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और क्या बोला? 158 बदलावों को सुझाव दिया था। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में कुल 158 सुधारों की बात इसके द्वारा किया गया था, परंतु इस समिति की सिफारिश को लागू नहीं किया गया। कि इसने क्या कहा था, इसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग देखेंगे। जैसे प्रमुख समिति का सुझाव क्या था कि राष्ट्रीय जो समिति है, उच्च न्यायालय कहाँ चला गया जी, लग रहा ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। समिति की मुझसे सिफारिश, चलिए, जिसमें यह बोला गया कि समिति क्या करेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेंगे और अनुच्छेद 124 के संशोधित न्यायिक महाभियोग की प्रक्रिया को आसान बनाएंगे। इस प्रकार से इसने एक सुझाव दिया था, जो आप लोग बार बार चर्चा देखते हैं ना, उसको है ना, उसको यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, उसी संदर्भ में 2000 जो आपको न्यायिक नियुक्ति स्थापित किया गया था, उसमें यह चीजें बताई गई थी। इसी में एक आपराधिक डिवीजन होना चाहिए, उच्च न्यायालयों में एक आपराधिक डिवीजन होने की इसने चर्चा की थी। याद रखिएगा, आपराधिक डिवीजन की चर्चा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन की इसके द्वारा बात की गई थी। उसमें 124 को संशोधित कर महाभियोग की प्रक्रिया आसान बनाने संबंधी इसके सुझाव जो थे, नोट में आप लोग याद रखिएगा। नोट लिखना मैं यहाँ भूल गया हूँ, नोट में याद रखिएगा।
ये कौन समिति किया था? इस समिति के द्वारा किया गया था, जो आपको बाद में लगातार चर्चा में देखने को मिलता है। उसने उच्च न्यायालय में एक आपराधिक डिवीजन होना चाहिए जिसमें केवल आपराधिक कानूनों की विशेषज्ञता प्राप्त न्यायाधीश को नियुक्त करना, ताकि त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। देखिए, न्यायिक व्यवस्था में समान न्याय भी है, स्पेशलिस्ट न्यायाधीश नहीं होने के कारण भी देरी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण देखने को मिलता है। इसलिए उच्च न्यायालय में क्या बोला गया कि जो इस प्रकार के न्यायाधीश जो है इस प्रकार के प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं को इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को तीव्र किया जाए। साथ ही साथ यह बात बोला गया इनके द्वारा कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करिए, तभी हम इस प्रकार की गतिविधियों को कम कर सकेंगे, ताकि है ना जल्दी त्वरित न्याय हम लोग कर सके और विश्वास कायम हो सके जनता का हम पर। तो न्यायिक सक्रियता में भी ये बात आपको लिख सकते हैं, सभी जगह ये बातें फिट हो जाएंगी। अलग अलग शब्दों के साथ इसको प्रयोग करिएगा। पीपीटी जब आपको मिलेगा उसमें से रिपोर्ट दे दिया गया, बस आपराधिक न्याय के सुधार की बात जो करेगा उसी हम इस पर चर्चा करेंगे। बाकी जो प्रक्रियाओं के संदर्भ में बात करेगा तो ये क्या करना है आपको, इसके संदर्भ में जब पीपीटी दिया जाएगा ऐप पर, आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा, उस पैक में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जैसे आपराधिक न्याय सुधार में मेमन समिति ने क्या बोला, वर्ष 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और क्या बोला, इसके द्वारा बोला गया कि 4 सदस्यीय समिति ने सिफारिश करते हुए क्या बोला, आपराधिक न्याय प्रक्रिया सुधार की बात की। एक देश सुरक्षा के खतरे के लिए आपराधिक न्याय की जो व्यवस्था है उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग प्राधिकरण की स्थापना करने का ये सुझाव दिया था। कुल मिलाकर यह बात बोला गया कि यह जो फर्जी मुठभेड़ है वो कहीं ना कहीं सिस्टम में न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करता है। उसके लिए बेहतर विकल्प हमको लेकर आना, विभिन्न रिपोर्ट विभिन्न सुझावों में इसकी क्षमता को निर्धारित किया गया, किस स्थिति में आप किसी का हत्या ले सकते हैं उसको स्पष्ट किया गया। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए स्वच्छ न्यायतंत्र होना बहुत जरूरी है। उसके लिए सभी शासन प्रशासन के अंग को एक व्यवस्थाओं के तहत काम करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की इस प्रकार घटनाओं को अंजाम देंगे तो सीधा असर मानव प्रभाव पर देखने को मिलता है। चलिए, ये आपको टॉपिक कवर हो गया है। उसके साथ देखते हैं कितना मिनट हो गया, उसके अनुसार 47 मिनट हो चुका है, तो कोई बात नहीं, आप लोग इन सब चीज़ों को कवर कीजिएगा। देखिए, उसके बाद नीचे है मिशन अमृत सरोवर की बात देखिएगा, हाथों हाथों लोगों ने लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे है ना केस स्टडी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी योजनाओं के संदर्भित बातें करनी, जहां विशेषताएं बतानी, वहां भी आप कर सकते हैं। देखिए, इसमें 1 रुपया का फंड सरकार नहीं करती है, फिर भी यह टारगेट से अधिक कहीं ज्यादा है ना अपनी सफलता प्राप्त कर रहा है। रीजन इसके पीछे देखिए क्या होता है कि आप देखिएगा आपके आसपास बहुत से लुप्तप्राय जलाशय होंगे, पोखर होगा, जलाशय संरक्षित, ताल तलैया होगा। तो नए तालाबों के निर्माण के लिए शुरू किया गया मिशन अमृत सरोवर रंग दिखा रहा है, क्योंकि इस मिशन के तहत क्या हुआ कि सरकार धन की प्रावधान नहीं किया, ध्यान रखिए, 1 रुपया भी फंड रिलीज नहीं किया है, बल्कि जो जल संरक्षण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं को इसमें शामिल करके जोड़ दिया गया और एक केंद्रीकृत योजना के रूप में इसे यूज कर रहा है, इसका लाभ मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है तहत और 68% जो कार्य है जल संरक्षण के लिए होते हैं, और 15वें वित्त आयोग की ग्रांट जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत पानी, और राज्यों के बीच स्कीमों के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR से प्राप्त अंश मिशन प्रगति पर है, और इसी के साथ सभी को जोड़कर यह योजना मिशन अमृत सरोवर योजना चालू किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 2-3 प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से देना है। पहले तो महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा, उसका पूर्ववर्ती नाम क्या था, वो कब आया था? पहला, मनरेगा कब नाम पड़ा, इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना हम कब देते, इसमें क्या क्या कानूनी प्रावधान, महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, यह इससे प्रश्न आपको लगातार यूपीएससी भी पूछती है, स्टेट पीसीएस भी पूछता है। वर्तमान में मजदूर दर कितना है, समान मजदूरी दर कितना है, सर्वाधिक मनरेगा का मजदूरी दर किस राज्य में दिया जाता है, और अपने अपने स्टेट का भी यह लिख लेना है, साथ में न्यूनतम मजदूरी दर किस राज्य में है मनरेगा के तहत। तो आप लोग इसे जरूर लिख के भेजिएगा, और इस पर मैंने न्यूज भी एनालिसिस किया। अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर रेगुलर पढ़ते होंगे, की नोट्स बनाते होंगे, उनको पता है। चलिए, तो प्लेलिस्ट जाके जरूर देखिएगा।
अब 15 दिसंबर 2022 को देश भर में निर्धारित लक्ष्य 50,000 तक पूरा करने में 53,000 से अधिक तालाब खुदाई हुई है। ध्यान रखिएगा, 3,000 अतिरिक्त आपको 50,000 के मुकाबले 53,000 से अधिक अर्थात 3,000 प्लस अधिक तालाब इस प्रकार का पुनरुद्धार हुआ है। और यह अमृत जो मिशन अमृत सरोवर योजना है वो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य था उससे अधिक सफलता प्राप्त किया है। तो ये आपसे है ना प्रश्न पूछ सकता है। इसका लॉन्च कब हुआ है, याद रखिएगा 15 अगस्त 2023 तक, इसको अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया और 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 सरोवर तैयार करना था, टारगेटेड लक्ष्य बना के। तो इसके संदर्भ में कुछ बातें आप लोग को याद रखना है। अगर जन सहभागिता अगर किसी योजना को मिल जाता है ना, योजना ऐसे ही सफल होता है। इसलिए आप प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व होना चाहिए कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको हम धरातलीय स्तर पर सहयोग करें, क्योंकि उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलता है। अगर मान लीजिए जल संसाधन एक समस्या है तो उसके बेहतर विकल्प के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो व्यक्ति विशेष को भी जन जागरूकता के संदर्भ में सहयोग करना चाहिए, तो सफलता हमें इसी तरह प्राप्त होगा अन्य योजनाओं के साथ भी। इसे केस स्टडी के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को क्या करना है, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए लोग हैं, पुराने लोग तो शेयर सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो पुराने मित्र हैं, नए मित्र, सभी लोग चैनल को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं, साथ ही साथ पीटी फैक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको शेयर कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा। और इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, कहाँ भेजना है, ऐप पर भी आप सेंड कर सकते हैं PDF इसका, तो आप लोग जरूर करिएगा। प्रश्न आपको दे दिया जाता है और सभी लोग प्रश्न लिखने में सहभागी बने, नहीं तो चीज़ें इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है तो बहुत दुख होगा। अब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पहले मिलाइए, देखिए सब प्रश्न पूछा है या नहीं पूछा है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ग्लोबल 100 इंडेक्स हाल ही में आया था ना, जिस पर मैंने चर्चा भी किया था, उसी के संदर्भ में देखिए मैंने उस दिन भी बात आपको बोला था कि ग्लोबल 100 इंडेक्स रैंकिंग जो भारत के जो सुधार है उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं न्याय नहीं करता है। विश्व का सबसे बड़ा फ्री फ्री अन्न देने का काम कर रहा है इंडिया। 88 करोड़, लगभग 80 से 88 करोड़ लोगों को ना गरीब अन्न कल्याण योजना के संदर्भ में, गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसके संदर्भ में आपको लोगों को मुफ्त अनाज, कम रेट पर अनाज दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, फिर भी भारत की भुखमरी अगर इंडेक्स में इतना है तो कुछ न कुछ सवालिया निशान लगाता है। उसके संदर्भ में चीज़ें यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के द्वारा बोला गया। मैंने ग्लोबल 100 इंडेक्स के संदर्भ उस दिन चर्चा किया, बस दोनों को टैली करके, दोनों पॉइंट को टैली करके आप लोग कवर करेंगे। पेपर में आपको दिया हुआ अंडरलाइन किया हुआ पेपर प्राप्त करना, अंडरलाइन पेपर, तो ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लोकसभा अनुसूचित जनजाति 5वां जो संशोधन था वो पारित हो चुका है। विधेयक लोकसभा से विधेयक पारित हो चुका है, आगे प्रोसेस में गया हुआ। यहाँ पर कुछ जनजातियों का नाम दिया गया, इसे याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको काम देगा। छत्तीसगढ़ PCS का स्टूडेंट होंगे वो तो पहले याद रखिएगा, अन्य स्टेट के बस कौन कौन से जनजाति है उसे बस याद रखना है, या प्रश्न में कहीं पूछ सकता है, समझ गए ना। जिसमें आपको धनुहार, धनुवार, किसान, सोरा, संवरा और बिंझिया समुदाय इसका नाम आता है। अब आप लोग देखिएगा, यहाँ आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर चर्चा किया था, तो यहाँ पर जवाब कुछ दे रहे हैं, वो सब चीज़ें तो राजनीतिक रूप से होगा, पर यहाँ कुछ प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। आदिवासी मामलों के मंत्री जो अर्जुन मुंडा है, किस राज्य से संबंधित है, इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है और इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर कब से कब रहा था, तो ये आपको बताइएगा, आंसर में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सब जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए कॉलेजियम व्यवस्था के बदलाव के लिए सरकार को सुझाव दिया गया है, तो इसमें कुछ बातें की गई है, पहले भी मैंने बात की थी। जब पेपर मिलेगा बस इसको एक बार एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं, पहले चर्चा हो चुकी है, बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, इस समय ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए, एक सिलसिलेवार नज़र से आप लोग देख लीजिएगा कि ताकि जो अपडेट हुआ होगा उसे एक नज़र आप लोग देख सक कवर कर सके। देखिए सोनिया गांधी की हैसियत कमजोर, सॉरी, न्यायपालिका की हैसियत कमजोर करने की को हो रही है सुनियोजित हमला, सोनिया गांधी जी के द्वारा बोला गया है। देखिए इनकी एक मीटिंग है, कांग्रेस की मीटिंग है, उस पर हम लोग चर्चा न करके
क्या करेंगे, इसमें जो प्रश्न उठाए गए उस पर आपको सवाल निशान रखना है, क्या सरकार इस प्रकार से गतिविधि कर रही है, क्योंकि आपको प्रश्न इंटरव्यू में या तो मेंस में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। सरकार कहीं अपनी जो सरकार अपने लक्षित उद्देश्यों से भटकते हुए कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करने में लगी, क्या आप इस वक्तव्य से वो वक्तव्य के संदर्भ में आपकी राय पूछ सकता है या सहमति असहमति पूछ सकता है। सरकार का जो घोषित लक्ष्य होता है, घोषित लक्ष्य जैसे बेरोजगारी बेरोजगारी होता है, गरीबी उन्मूलन होता है, साथ ही साथ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, और अन्य जो योजनाओं में घोषणाएं होती है उसको पूर्ति करने के लिए होता है। पर सरकार कहीं और जा रही, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, या इंटरव्यू में डायरेक्ट इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो कुछ सवाल इनके द्वारा किया गया, बहुत ही अहम सवाल है, ऐसे ही आप नहीं इसको छोड़ सकते हैं। इनके द्वारा बोला गया कि न्यायपालिका के खिलाफ सत्ता पक्ष जो है हमला चिंताजनक करार दिया है, क्योंकि न्यायिक सुधारों के बहस के बहाने जनता के नज़रों में न्यायपालिका की हैसियत कमजोर की जा रही है। बार बार न्यायपालिका पर प्रश्न करना कहीं न कहीं इनके द्वारा ऐसा लग रहा है कि आपको न्यायिक व्यवस्था पर आपको हमला नजर आएगा। पर यहाँ पर दो चीज़ें याद रखिएगा कि इस व्यवस्थाओं में न्यायपालिका में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुधार चाहते हैं, जो न्यायपालिका में बैठे लोग हैं, यहाँ तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चाहते हैं कि न्यायिक व्यवस्थाओं में सुधार हो। तो उसके सुधार की प्रक्रिया कैसी होगी, इसकी बहस जब तक नहीं होगी तो कैसे चीज़ें सही होगी, और कब तक हम ये चीज़ बोलेंगे कि अधिकार सीमा का निर्धारण स्पष्ट करता है, या जनता में इस प्रकार के, इससे देखिए होगा क्या, जनता में कहीं ना कहीं इसका लाभ ही प्राप्त होगा। अगर बहस होकर, मैं आपको क्या बोला था, कॉन्सेप्ट बोला था ना, वाद है, प्रतिवाद है और संवाद है। अब वाद प्रतिवाद का कॉन्सेप्ट सभी अपनाता है, संवाद पर जिस दिन कार्य करने लगा लोग ना, तो एक बेहतर कल्पना हो जाएगा, बेहतर संवाद डेवलप होगा, बेहतर हम योजनाओं को लागू कर सकते हैं और लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित कर सकते हैं। अभी वाद हुआ है, चलिए इसी बहाने विधायिका या तो अन्य जो कार्यपालिका इस पर प्रश्न चिन्ह की, अब प्रतिवाद के संदर्भ में न्यायपालिका भी आएगी, कुछ बातें बोलेगी, अब दोनों एक समय बैठेगी। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने उस दिन भी बताया था कि जिस दिन बैठ गई विधायिका और कार्यपालिका एक साथ, और कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका एक तरफ एक साथ आके तीनों बैठ गया, तो सिस्टम में बहुत से सुधार आएंगे। होता क्या है, कार्यपालिका अपने दिशा निर्देश अलग तरीके से देती है, विधायिका अपने दिशा निर्देश अलग तरीके से देती है, और न्यायपालिका भी अपने दिशा निर्देश अलग तरीके से देती है, और तीनों में तीन आधार होता है एक ही विषय पर। और ये देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए किसी भी संदर्भ में, एक नज़रिया होना चाहिए लोगों का, व्यवस्थाओं का। अगर हम सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए एक व्यापक तंत्र तो होना चाहिए ना। अभी किसी से छिपा भी तो नहीं है ना कि न्यायिक व्यवस्थाओं में जो न्यायिक नियुक्तियां होती है वो भ्रष्टाचार है, उसमें बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो बार बार विवाद के कारण बनते हैं। तो उसका सॉल्यूशन कब आप निकालिएगा, कैसे निकालिए, इस पर कभी तो चर्चा होगी ना, आज न कल आप ही कभी का चर्चा करते हैं, या तो आने वाले समय में आपकी सरकार जब आएगी तो आपको भी उस समय मजबूरी हो जाएगा इस पर चर्चा करने के लिए। इसलिए प्रश्न आपका वाजिब है, पर प्रश्न का जो संदर्भ है वो कहीं ना कहीं गलत नजर आता है। आपके समय में भी बहुत से सवालिया निशान खड़ा हुआ था जब इंदिरा गांधी ने वरीयता के सिद्धांत को दखल अंदाजी करते हुए किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्त किए थे, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, समय परिस्थिति के अनुसार क्या चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सवाल इनका जायज है, पर संदर्भ आपको कहीं ना कहीं उस पर आपको प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है स्वयं पर। दूसरा कि गांधी जो गंभीर राष्ट्रीय चिंता का मामला है उस पर सरकार चुप्पी है, यह बिल्कुल इनके द्वारा वाजिब उठाया गया सवाल है कि अभी राष्ट्रीय जो चिंता का विषय है, आपको चीन आपको आक्रमण किए, मुठभेड़ जो हुआ है चीन का सीमा पर, उसके लिए नीति क्या सरकार की है, किसी प्रकार की नीति है, इस पर चर्चा होना चाहिए। सभी पार्टियों को इस पर अपनी अपनी राय जाननी चाहिए, सभी पार्टी इस मुद्दे पर बोले, एक खुली बहस होनी चाहिए और एक नीति हम लोग बनाए कि हाँ, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। ये स्वागत योग्य कदम होना चाहिए, इसको सरकार को भी माननी चाहिए। बैठक तो कम से कम आयोजित करके इस पर हम विशेष चर्चा कर सकते हैं। मुद्रास्फीति के संदर्भ में तो चलिए, मुद्रास्फीति तो बहुत सी चीज़ों पर बात हो रही है, विदेशी जो खाद्यान्न संकट है, ऊर्जा संकट है, उसके संदर्भ में बातें हो सकती है, जिसके कारण खाद्य वस्तुओं की मुद्रा मूल्य बढ़ सकती है। फिर भी कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए ना, और है, ऐसा नहीं कि नहीं है, फिर भी बहस कारक होना चाहिए।
बेरोजगारी के संदर्भ में लगातार बेरोजगारी के संदर्भ में सरकार पीछे हटती है, और कोई भी सरकार हो पीछे हटती है, पर इस पर बहस जब तक नहीं करेंगे, सभी पार्टियों के साथ राय मशवरा नहीं करेंगे, विधायिका में हम इस पर बहस नहीं करेंगे, तो समस्याएं कैसे सॉल्व होगी। साथ ही साथ सामाजिक ध्रुवीकरण जो किया जा रहा है उसके लिए चुनौती है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। ये सब भले राजनीतिक प्रश्न हो सकते हैं, पर इस पर भी सरकार को ना इसको भी सरकार को क्या करना चाहिए, खुले मंच पर आकर इस पर बहस करनी चाहिए, ताकि इन व्यवस्थाओं के साथ साथ जनता में एक विश्वास कायम हो। यह बहुत जरूरी है। जो भी प्रश्न है गलत नहीं है, संदर्भ को गलत और सही किया जा सकता है, पर आप ध्यान रखिएगा जो भी प्रश्न उठाया जाता है एक माननीय संसद के द्वारा, वो कहीं ना कहीं जनहित से जुड़ा मामला होता है। तो इस पर सरकार को भी चाहिए कि हमको उस पर थोड़ा सा कार्य करे, गतिविधि करे, सभी को एक सहमति गठित करने के लिए, एक आम सहमति बनाने के लिए एक हम इस प्रकार से संवाद के एक मंच क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको केस स्टडी के तौर पर, इसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए कोरोना काल में जो मरने वाले लोगों को आश्रितों को देने के लिए क्या है कि पंजाब हरियाणा कोर्ट, हाई कोर्ट ने रुख क्या किया है, सख्त अपनाया है। उसमें बोला कि 50,000 रुपये देने के लिए आश्रितों को चक्कर काटना होगा क्या। तो व्यवस्थाओं के संदर्भ में कैसे अक्षमता क्रिएट होता है उसके संदर्भ में केस स्टडी के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको किस प्रकार से तंत्र काम करता है, कोरोना के काल में कितने लोगों की क्षति हुई, इसका कोई आंकड़ा ढंग का नहीं है, सभी आंकड़ा एक दूसरे का काउंटर करती है। तो ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में जो भी आप देख रहे होंगे 10,714 मौत हरियाणा में हुई कोरोना के कारण, और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए 13,673 करोड़ के दावे सरकार के समक्ष आई है, जिसमें से 1160 दावे को है ना क्या किया इसने, 13,600 आपको 73 दावे आए, करोड़ नहीं सॉरी, इसमें इतने दावे लगभग 14,000 करीब दावे आपको आए हैं कि हमको 50,000 का राशि प्राप्त होना चाहिए, जिसमें से क्या किया आपको लगभग 1160 दावों को उसने खारिज कर दिया। खारिज का आधार क्या है, खारिज की प्रक्रिया क्या है, खारिज के लिए कौन कौन से तथ्य आप इकट्ठा किए हैं, जो भी इसके संदर्भ में बात हो, अगर किसी एक व्यक्ति विशेष का यह मामला आ जाता है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हो जाता है ना। इसके संदर्भ में केस स्टडी के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो पेपर 4 में या तो कहीं भी आप पेपर 2 में भी इसे यूज कर सकते हैं, तो आप लोग को याद रखना चाहिए। एक और भी देखिए, माननीय जो मुख्यमंत्री बिहार के उनके द्वारा यह बोला गया कि दूसरे राज्यों में शराब से मरने वाले को देखने क्यों नहीं जाती है सरकार। जाता है आयोग जो है, आयोग आया है ना बिहार में, आप लोग को पता होगा, यह टीम आई है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो टीम है वो आई है, जो सारण कांड हुआ था जहां पर 53 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी उसमें, तो उन्हीं के द्वारा ये बोला गया, नीतीश जी के द्वारा। अन्य राज्यों में तो शराब से मौतें होती है, और मैंने आपको आंकड़ा भी दिया था कुछ दिन पहले, तो क्या वहां मानवाधिकार को नहीं जाना चाहिए, तो समस्या आपको तो फिर वही हो जाएगी। अन्य राज्य भी बोलेगा भाई अन्य राज्यों में भी तो जाओ, तुम देखो क्या हो रहा मामला। सभी राज्यों पास जाने का अधिकार इसको आपको है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। पर समस्या यह है ना कि आप किस संदर्भ में समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और मैं अभी हाल ही में मैं कल ही बात कर रहा था, जिस दिन ये कांड हुआ तो वहाँ मैंने बात बोला था, एक विधायक वर्ग भी आपको शराब सेवन करते, पुलिस वर्ग भी करते, प्रशासन वर्ग भी पीते चोरी छिपे। कल ही आपको परसों एक वीडियो विजिटिंग ऑपरेशन में एक शराब पीते हुए विधायक का चर्चा हुआ है, बहुत वायरल हो रहा है। तो समझिए आप उस विधायक पर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने राज्य में जो चीजें हो रही है, अस्थिर हो रही है, देखिए कमजोर लोगों पर प्रश्न उठाना बहुत आसान है, उसको सिस्टम के तहत प्रताड़ित करना, सजा देना बहुत आसान है। पर आप सबल व्यक्तियों जिससे आपके हित जुड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों का पहले प्रताड़ित कीजिए ना। और मैंने बोला था नजीर जब तक आप पेश नहीं कीजिएगा सिस्टम सही नहीं होगा। जब तक शराब माफियाओं को, शराब पीने वाले लोगों पर डर और भय उठेगा ही नहीं, बोलेगा भाई आता है जाता है, कहानी तो ऐसा ही रहेगा, कुछ दिन हम रहेंगे फिर तो आकर हम स्वतंत्र होकर जेल में जाएंगे, तो चीजें हम करेंगे ही। तो इसलिए उस विधायक को पहले प्रताड़ित कीजिए ना, उसको विधायकी समाप्त कीजिए, उसको आगे लड़ने के लिए सारी विधायकी जो आगे कभी जीवन में नहीं लड़ सकता, इस प्रकार के तो नजीर पेश कीजिए, उनको हर पार्टी से बर्खास्त करवाइए। तो देखिए समस्याएं कहीं और है, आप डंका कहीं चोट और कहीं। देखिए ये घर है, घर में आपदा यहाँ आया हुआ है मान लीजिए, और आप इसको आपदा निवारण यहाँ कर रहे हैं,
तो कभी भी इस आपदा का सही समाधान होगा नहीं होगा। तो आपको आपदा जहां हो रहा है ना, उसके संदर्भ में सोचना है, बातें करनी है और उस पर हल ढूंढना है। इसलिए नज़ीर पेश जब तक आप नहीं कीजिएगा ना, इस प्रकार की बेतुकी बातें, बेतुकी सवाल जवाब कहीं ना कहीं लोगों को अविश्वास पैदा कर देगा। पहले आप सिस्टम को, अगर मान ली शराबबंदी आपके नेक नेक कार्य के श्रेणी में आता है, बहुत जरूरी है शराबबंदी, तो क्या हमारे संस्कृति सभ्यताओं में जो सेवन है इस प्रकार का, धतूरा भांग है, इस प्रकार के जो मादक पदार्थ उसका सेवन है, बहुत पूजा भी होता है, शराब से एक पूजा होता है, बहुत जगह अन्य धर्म पंथों में भी शराब से चीज़ों को जनजातीय वर्गों में है। तो आप कैसे शराब को पूर्णतः बंद कर सकते, सोच के देखिएगा। आत्म मंथन का विषय है कि आप सांस्कृतिक विरासत जो है, सांस्कृतिक चीज़ों को भी डैमेज कर रहे हैं। तो लोग क्या जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए नहीं, आपके निर्णय से नहीं जुड़े हुए हैं, राज्य के निर्णय और अधिनिर्णय से नहीं जुड़े होते। व्यक्ति सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लोगों से राज्य है, राज्य से लोग नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको की नोट याद रखना चाहिए, राज्य से लोग हैं, सॉरी, लोग से राज्य होता है, राज्य होता है, न कि राज्य से लोग है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझिएगा, तो जाके आप उसके बनिस्बत में नियम बनाइएगा, तो सही नियम फॉलो अप होंगे। नहीं तो इसी प्रकार के बार बार तोड़ा तोड़ी होगा, शराबबंदी आएगा, लोग मरेंगे और आपका बयान इसी प्रकार से शब्दों में आएगा। चीजें कहीं ना कहीं विश्वास के पात्र प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा, चीजें अस्पष्ट हो जाएगी। तो नज़ीर पेश कीजिए उस विधायक पर, उसको पकड़िए, जेल दीजिए, 10 साल 20 साल का जेल दीजिए, तो देखिए कैसे सिस्टम सही होगा। पर वो काम तो होगा नहीं, पर आम जनता को प्रताड़ित करके, वो कमजोर है ना, आपके सिस्टम से लड़ नहीं सकता है। अब देखिए कि एमबीटी है, एमबीटी एक आप लोग नहीं पढ़े होंगे ना, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो फरमान जारी करता था मिडावल काल में। अगर जिंदा एमबीटी को देखना है तो बीपीएससी के चेयरमैन को आप देख सकते हैं। अभी मैं इस कड़े शब्दों में बोल रहा, उस चेयरमैन को आप देख सकते हैं, एसी रूम में बैठ के इस 67 के संदर्भ में अभी तक 20 से 25 अपने बदलाव कर चुका है, छोटे बड़े बदलाव सभी कर चुके हैं। तो एसी रूम में बैठ के धरातल पर अभ्यर्थियों को परेशान करना, कहीं ना कहीं एमबीटी जो मोहम्मद बिन तुगलक है और उस पर मौन स्वीकृति राज्य के मुख्यमंत्री का होना, कहीं ना कहीं आप उस व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं जो सामाजिक रूप से जो संवैधानिक रूप से वो अपने आप को स्थापित किया। इससे भी पहले बहुत से चेयरमैन आए थे। सुधार जरूरी है, पर इतना भी सुधार आप पहले दौर में न कर दीजिए कि स्टूडेंट त्राही त्राही माम हो जाए। एमबीडी के उस उदाहरण को आप कभी भी प्रतिस्थापित करने की कोशिश मत कीजिए। यह बहुत ही क्या कहते हैं, ये संस्था पर विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। सोचिए, बीपीएससी में 5 लाख 6 लाख फॉर्म भरा जाता था, 7 लाख फॉर्म आ जाता था लगभग आसपास, अभी 3 लाख 2.5 से 3 लाख के आसपास। देखिए 50% की मात्रा आपकी ऐसे ही कम हो गई। और इसी प्रकार का रवैया आपके सिस्टम में रहा तो आने वाले में आपको 1 से 1.5 लाख फॉर्म आएगा। तो उचित जो प्रक्रिया होनी चाहिए, नियोजित प्रक्रिया होनी चाहिए, वो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आपको बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को चयन करना है, तो इसके लिए आपको सरल, सुलभ और सम्यक व्यवस्थाओं को कायम करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की व्यवस्थाओं में हम कैसे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, इसके लिए एसी रूम में बैठ के निर्णयों को मत लीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, हमारे सिस्टम 70 साल में क्यों नहीं डेवलप हो चुका है। हमसे बाद में आजाद हुए राष्ट्र है ना, या सत्ता प्राप्त किए 1947 के बाद है ना, आज हमसे कहीं अच्छे मानकों पर है। क्यों नहीं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि एसी रूम में बैठकर हम निर्णयों को निर्णय करते और उसे चाहते हैं कि धरातल पर हूबहू सही हो जाए। और धरातल पर समस्या कहीं और है, घाव कहीं और है, दर्द कहीं और है, और उसका निदान उपचार हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। इसलिए समस्या को समझिए और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। और मेरे कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट आप अगर बन के जाइएगा, डीएम बनिएगा यूपीएससी में, और राज्य में एसडीएम बनिएगा, या कोई भी और पद प्राप्त कीजिएगा, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, एसी रूम में बैठ के निर्णय मत लीजिएगा। पहले उस समस्या का धरातल पर जाइए, उसे समझिए, और जो भी है कम ही कीजिए काम, पर बेहतर काम कीजिए। इस कॉन्सेप्ट को जब तक सरकार नहीं समझेगी, तब तक इसी तरह ढोकली वाली जो होती है, ढोकासली वाली लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है ना, वही कायम रहेगी। कि लोकतंत्र की तो हवाला हम लोग देते हैं, विधि के शासन की हवाला तो देते हैं, पर प्रक्रिया को हम लोग अपनाएंगे नहीं। ध्यान रखिएगा, चीजें
को समझने की जरूरत है। बाकी कहानियाँ नेगेटिव पॉजिटिव सब पर चर्चा हो चुकी है। देखिए, एक सीमा विवाद को टॉपिक था जिस पर मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, एक विवाद, सीमा विवाद, राज्यों का जो विवाद होता है निर्धारण से संबंधित एक टॉपिक है आप लोग का पेपर 2 में, उस पर हम लोग चर्चा कभी फिर करेंगे, कभी न्यूज आएगा तो इसको बस याद रखिएगा आप लोग भी। चलिए नेक्स्ट है, देखिए एनालिसिस, जो पाकिस्तान को आईना दिखाना आवश्यक है, इससे संबंधित जो आपको लेख आया, जो हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बचकाना जो बयान दिया, उसी के संदर्भ में ये आर्टिकल है। और मैंने उस दिन भी चर्चा किया था, आप लोग को याद होगा कि इतिहास जिसका आतंकवादी स्वरूप से है, वही आतंकवाद के बाद में गुण हमें सिखा रहा है। और जो हम लोकतंत्र के संदर्भ में जो विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत तक है, उसको आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने का प्रयास कर रहा है। एक बात मैं यहाँ हमेशा बोलता हूँ कि सत्ता पर जो बैठे लोग होते हैं ना, कोई भी हो, उनकी अपनी बातों को है ना, एक बार बोलिए उसको 100 बार तोलना चाहिए। एक बात बोलने से पहले उसको 100 बार अपनी बातों को तौलिए। तौलने का मतलब है हर आधार पर, क्या इसका आधार सही है, क्या मैं ये सही बोलूँगा, इसके आधार कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, इसके संदर्भ में हमारी ख्याति क्या हो सकती है, राष्ट्र की जो संदर्भित नीतियाँ वो किस रूप से प्रभावित हो सकती हैं। बचकाने रूप से अगर आप किसी मुद्दे को बोलेंगे ना, तो उसका असर दूर तक जाएगा। इसी मुद्दे पर भारत अगले 5-10 साल तक और भी खेल सकता है। कोई भी सरकार आएगी कि हमारे प्रधानमंत्री को तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। हमने आतंकवाद स्वरूप में कभी भी उस देश का नाम नहीं लिया, तो उस व्यक्ति विशेष का कैसे नाम ले सकता हूँ। देश विदेश नहीं जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद समर्थित संगठन कार्य करता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। फिर भी किसी राष्ट्र का प्रत्यक्ष रूप से नाम तक नहीं लिया जा सकता है कि हाँ, पाकिस्तान में समर्थित आतंकवाद होता है। किसी भी खुले मंच पर हम लोगों ने ये बात बोला है, किसी भी जिम्मेवार जो भी संस्था है वहां पर नहीं ना। तो आप कैसे किसी प्रधानमंत्री को इससे जोड़ सकते हैं, सोच के देखिएगा उस विदेश नीति की दूरदर्शिता। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि हम किन बातों को कहाँ तक लेकर जाएगा। और पूरे असर अब दिखेगा पाकिस्तान और भारत के मामले में। ध्यान रखिएगा रिश्तों पर। यह पहले तो सीमा विवाद आतंकवाद होता था, अब राष्ट्र के प्रमुख जो राजनेता होते हैं, हमारा वास्तविक कार्यपालिका है, उस पर तुम प्रश्न चिन्ह कर रहे हो। और तुमको इसी आधार पर, और जो विश्व के एक, मैंने उस दिन भी बताया था आप लोग को, विश्व में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को जाना जाता है। वर्तमान स्वरूप में यह अग्रणी नेताओं के रूप में जाना जाता है। अगर किसी यूक्रेन और रसिया के बीच विवाद चल रहा है, उसमें कोऑर्डिनेटर के रूप में अमेरिका देख भी रहा है, अन्य देश देख भी रहे हैं, यहाँ तक कि यूक्रेन और रसिया भी खुद स्वयं को देख रहा है। तो भारत उसमें महती भूमिका अदा कर सकता है। तो उस देश के संदर्भ में अगर इस प्रकार के तुम बयान दोगे या इस प्रकार का बयान आएगा, तो कोई राष्ट्र आपका रिटेलिएट कैसे करेगा, सोच के देखिएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस प्रकार की घटनाओं को बचाने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार का अगर कुछ चीज आपको आपके दिमाग में आ भी रही ना, तो मौन स्वीकृति रखनी चाहिए। उसके लिए कुछ आधार होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप इसी प्रकार के मामलों में फंसेंगे। और इस प्रकार का बयान क्यों आया, इसके लिए 2-3 चीजें याद रखिएगा। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवादी संगठन का जो आतंकवादी से संबंधित एक बैठक भारत में हुई है ना, उस पर रिटेलिएट करने के लिए चीजें हो रही है। दूसरा, नो ट्रेडर फॉर फंडिंग एक कॉन्सेप्ट आया है, उस पर भारत उसका प्रमुखता से आगे बढ़ा रहा है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित जो लॉबी, उनको यह लग रहा है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे को प्रबल तरीके से सामने लाएगा। क्योंकि यह पहले क्या था, अमेरिका और उसके गुट थे, वो कर रहा था आतंकवाद के संदर्भ में बातें कि हम इसके अग्रदूत बनेंगे इसको समाप्त करने के लिए। पर जैसे ही अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका ने अपना पैर पीछे खींचा, भारत इस मुद्दे पर अपना अग्रिम कदम बढ़ाया और आतंकवाद के मुद्दे पर हर मंच पर अब खुले तौर पर बोल रहा है कि अब इसके लिए नो टेरर फंडिंग होनी चाहिए, इसको स्पष्ट परिभाषीकरण करो, आदि चीजें। तो अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत अब आ जाएगा, जहां पर हम सीमा पर ऐसी चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अब पर्दाफाश बेहतर तरीके से होंगे। इसलिए कुछ चीजें अभी एक ऐसा फुसकी बम छोड़ दो ताकि समाज, सोसाइटी जो भी है, सिस्टम जो भी है, उसके पीछे पड़े रहे। अब मेरा जो मोन मोटो वो मैं पूरा करता रहूँ। इसी के बीच साथ ही साथ में देखिएगा एक चीज और भी हुआ था। यहाँ पर एक महिला गई हुई है, उनका नाम मैं दिखाना चाहता हूँ, वहां पर कहाँ गई है,
एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान यह भी जानता है कि 2008 के मुंबई हमले में आतंकी मुद्दा उठाएगा, क्योंकि उसके आयोजन में बहादुर नर्स अंजलि कुलथे कार्यक्रम में रखा गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बुलाई गई, इनको बुलाया गया है, जिसने उसने क्या किया था, मुंबई हमले में लगभग 20 गर्भवती महिलाओं की जान बचाने का काम किया था। अब साक्षी को भी भारत है ना, साक्षी जो देखता है, जो किसी घटना को अपने आंखों से देखता, उसको है ना आपको इस मंचों को बुला रहा है भारत। तो क्या होगा कि अब है ना इमोशनली भी बात कर रहा है, टेक्निकली भी बात कर रहा है और इंटेलिजेंसी के तौर पर भी बात कर रहा है। तीनों स्तर पर भारत आतंकवाद को ना के मुद्दे को उठा रहा है। अब कोई साक्ष्य देख रहा है, उसे भी उस मंच पर लाएगा तो वो बातें अपनी रखेगा, मैंने उस दिन क्या महसूस किया। अब उसको बात को कोई काट सकेगा? कोई भी मीडिया हाउसेस काट सकेगा? कि मान लीजिए किसी अपराध को करते हुए कोई व्यक्ति देख रहा, उसको बयान आके कह रहा, मान लीजिए मलाला यूसुफजई है ना, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया ना, अब वो मीडिया में आकर या इस प्रकार से चीजें नहीं करती, क्या उनको नोबेल पुरस्कार मिलता? उनकी गंभीरता को लोग समझता नहीं ना। उस पर आतंकवादी घटना हुआ, कौन नहीं जान रहा है? इंग्लैंड से पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक उनकी चला है, उनका जो भी था मेडिकल किट जो उनको उपलब्ध कराया गया था। उसके बाद वो आके यूएन में आतंकवाद से संबंधित बातों को उन्होंने रखा कि बच्चों को क्या दिक्कत हो रही है, तो जल्दी रिलेट कर सका संस्था और विश्व के सभी देश। तो भारत भी अब उसी रुख पर चलेगा। और जब पाकिस्तान की बच्ची बोल रही है वहाँ पर जो ग्रुप है वो कैसे बच्चियों को नहीं पढ़ना चाहता, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या चाहिए कि किसी बच्ची को आप रोक रहे हैं पढ़ने से लिखने, उसको गोली चला देते, उसके मरने वाली स्थिति हो जाती है, फिर आतंकवाद के मुद्दे पर बात करते हैं। तो लंगा तो होना आपको है, पर आप समय है कि सरकार कितना जल्दी आपको आतंकवाद के मुद्दे पर लंगा करती, ये देखने वाली बात है। तो जल्दी यह भी कामना पूरी हो जाए सभी देशवासियों का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अभी एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग पढ़िएगा, कुछ नहीं बस इसमें ज्ञान की चीजें हैं। नया जो कॉन्सेप्ट आया, धरती पर ही बनेगी सूर्य जैसी ऊर्जा, चीन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उस पर विशेष मैं कभी चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी समय का अभाव है, चीजों को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ देखिए पीटी फैक्ट, इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। दुनिया 10 सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डों के मार्ग के संदर्भ में काहिरा जियाद है, दुबई रियाद है, न्यूयॉर्क और इससे संबंधित भारत का याद रखिएगा 2 है, जिसमें आपको मुंबई दुबई और दिल्ली दुबई आपको याद रखिएगा। यह आपको सबसे व्यवस्था मार्गों में से आता है। पीटी फैक्ट स्टेट पीसीएस के रूप में देख सकता है। इसी प्रकार से जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पोर्ट है, दुनिया का सबसे सर्वाधिक जो 7वां सर्वाधिक व्यस्तम पोर्ट के रूप में जाना जाता है, एयरपोर्ट के रूप में। ध्यान रखिएगा, ये सब आप लोग को डाटा याद रखना है पीटी के संदर्भ में। जैसे स्टेट पीसीएस वाले में सब छोटा छोटा चीजें बात करता है। देखिए एक मुद्दा आपको ये भी याद रखना, अभी मैं यही पर बोलता हूँ तो आप लोग बोलिए सर इतना क्यों एक्टिव मोड में नेगेटिव बातें आज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात किया गया, क्या बोला है देखिएगा, अफगानिस्तान में महिलाओं को उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध अगर लगा रहा है वहाँ के जो सरकार, वर्तमान सरकार है तालिबान, अमेरिका बोला यह अस्वीकार। अब तो तुम चुप ही रहो भाई, अच्छा रहेगा। जब तुम छोड़ के भाग के आ रहे थे उस दिन तुमको नहीं समझ में आया कि ये तालिबान क्या है। जिस दिन तुम मंच साझा कर रहे थे कि हम कैसे हम वहां से बाहर आएंगे, तो दोगली नीति जब अपनाते हो ना तो चुपचाप रहना चाहिए और विश्व के अन्य देशों को इसको है ना करने दो काम। कि अब तुम कितना भी बोलोगे ना, तालिबान सुनने वाला है? सोच के देखिएगा। विदेश मंत्री बिल क्लिंटन ने कहा यह कट्टरपंथी तालिबानी शासन का प्रतिफल है। तो भाई जिस दिन तुम छोड़ के आ रहे थे उस दिन समझना चाहिए था। गिनी सरकार जो थी उसको तुम समर्थन करे थे, उसको चढ़ा के रखे अपने हित के लिए, और एक लोकतांत्रिक कॉन्सेप्ट देने के प्रयास किए, उसके बाद रिटिलिएट होते हो, उसके बाद अपने सैनिकों की मौत जब होने लगती है तो क्या करते हो लास्ट में, तो वहां पर अथाह स्थिति अराजकता की स्थिति में छोड़कर आपको पीछे हट के भागते हो। तो उसके स्थिति, मैंने जिस दिन क्लास लिया था उस दिन याद रखिए, उस दिन का वीडियो जाके देखिएगा। उस दिन मैंने एक शब्द का यूज किया था, उस अधूरे सपनों को इसने छोड़ा है जिसके परिणाम है दूरगामी होंगे। अब ये तालिबान जो वापस आया है ना, उसके देखिए रिटिलिएट किस प्रकार से शासन प्रशासन करे, इसके असर आम जनता को झेलना पड़ेगा। अमेरिका ने जो गलती किया है उसका परिणाम क्या हो, अफगानिस्तान के आम जनताओं को भोगना होगा। क्योंकि देखिए
कोई व्यक्ति अगर हवाई जहाज के टायर पर लद कर उसके टायर पर लद कर अपने देश से छोड़कर भागना चाहता है तो स्थिति बहुत नाजुक होगी, तभी तो वो भागना चाह रहा है ना। उसको नहीं पता है, जो व्यक्ति टायर पर पकड़ के वो भागना चाह रहा है उसको नहीं पता होगा कि मेरी मौत यहाँ भी है, पर वो एक चांस लेना चाहता था कि तालिबान संगठन जो वहाँ पर आया हुआ वो किन किन अधिकारों को समाप्त करेगा, उसकी जीवन आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में कैसे होगी, इसलिए एक मौका वो लेकर है ना अपनी जान बचाना चाहता था। तो ये चीज समझिएगा, विविधता समझिएगा उस दृश्य का, तो ये समझनी चाहिए। अब अमेरिका कितना भी बोलेगा, क्या अफगानिस्तान सुनने वाला? तालिबान के मामलों में तालिबान के लोग हैं। अब वो सरिया लो लागू करेगा, चीजें उस तरीके से अब मॉडरेट करेगा, तो चीजें अब चुपचाप आराम से देखिए उसको अशांत होते हुए। शांत करने का कैपेसिटी है तो एक मंच फिर क्रिएट कीजिए, अन्य देशों को मिलाइए और उस आतंकवादी गुट, आतंकवाद कभी शासन प्रशासन नहीं चला सकता है, ध्यान रखिएगा। शांति प्रक्रिया बहाल करने में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का होना बहुत जरूरी है। बंदूक के बल पर व्यवस्था चेंज हो रहा है ना, तो वो व्यवस्था चेंज नहीं हो रहा, वो नए रूप में आतंकवाद आ रहा है। अगर मान लीजिए बंदूक आपसे रिलेट कर रहा है, एक प्रकार का आप आतंकवाद कभी मानते होंगे उसको ना, तभी तो बंदूक गोला बारूद सभी यूज कर रहे थे। अगर वो शासन में आ रहा है और वो किसी प्रकार से अगर चीजें कर रहा है, हाँ तालिबान का एक नया स्वरूप होता, तालिबान मान लीजिए नाम तालिबान है, जो पहले पूर्ववर्ती में कुछ ऐसा किया होगा गोला बारूद, तो कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान में नए स्वरूप में आता, एक जन जागरूकता लाता, गृह युद्ध करता और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में नए शासन प्रशासन को स्थापित करता। वो क्यों न सरिया लॉ के ही तहत होता, जैसे अभी बहुत से अरब कंट्रियों में सरिया लॉ लागू है ना, फिर भी वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कायम करते हैं ना। अगर करता तो इसका स्वागत योग होता, तब हम उनकी बातों की, ये सब बात बोलते हैं ना, यह अस्वीकार नहीं होगा महिलाओं का उच्च शिक्षा, तो हम बात कर सकते हैं। ईरान का मामला आप ले सकते हैं, ईरान में इतना विरोध हो रहा है, फिर भी हम उसको किस रूप से देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को वो अपनाएगा और महिलाओं के संदर्भ में कुछ स्टैंड लेगा लेगा ना, ये बातें वो करता है ना। तो ये चीज समझिएगा। अब चना चुग गया खेत तो क्या करेगा फिर भेष, याद रखिएगा। अब चीजें बस वेट एंड वॉच कीजिए। चलिए फिर कल हम मिलेंगे एक नई न्यूज एनालिसिस के साथ। आज इवनिंग का पॉलिटी जो क्लासेज जो वो नहीं होगा, क्योंकि आज मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि चीजें है ना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। 2-4-5 दिनों से मैं रेगुलर वर्क कर रहा था 14 से 15-16 घंटा तक, इसलिए चीजें है ना थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग कल आज रेस्ट लेंगे, कल से फिर कंटिन्यू मेरी क्लासेज आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी। तो और फिर शाम को 6:30 बजे आप लोग 6 बजे आप लोग क्या करना, 6 PM में सभी लोगों को बीपीएससी के जो अभ्यर्थी वो जुड़ सकते हैं, लिंक अभी शेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।